जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से हम आगे पढ़ेंगे। याद कीजिए यहाँ पे थे हम। चलिए मैंने यहाँ से लिंक हटा दिया है। चलो भाई, तो आपको याद होगा हमने जो वॉल देखी थी एलिमेंट्री कैनाल की, उसके अंदर हमने कौन कौन से लेयर देखे थे। सबसे बाहर कौन सा लेयर था? सीरोसा, ये देखिए पेरिटोनियम का लेयर। इसके बाद सेकेंड नंबर पे था लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लेयर, है ना। तो ये कहलाते हैं 2A और 2B। पहले लॉन्जिट्यूडनल और अंदर सर्कुलर, ये दिख रहा है ना आपको। तो 1 के बाद 2A और 2B आए। लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में ये एक प्लेक्सस दिख रहा है आपको यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट प्लेक्सस। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा वाले लेयर में एक और प्लेक्सस है, ये दिख रहा है आपको, ये ऑर्बिट प्लेक्सस था। ये वाला कहलाता है मीसनर प्लेक्सस। इन्हीं के दूसरे नाम है माइंट्रिक और सबम्यूकोजल प्लेक्सस। तो ये मीसनर प्लेक्सस है। इसके बाद फिर चौथा लेयर, सबसे सब म्यूकोजा के बाद अंदर चौथा नंबर था म्यूकोजा। म्यूकोजा वाले लेयर में हमने देखा था 3 सब लेयर्स होते हैं। पहला यहाँ पर मस्क्यूलारिस म्यूकोजा, उसके बाद एरियोलर टाइप की कनेक्टिव टिश्यू वाला लेमिना प्रोप्रिया, और सबसे अंदर म्यूकोजा की एपिथेलियम। 3 लेयर देखे थे अपन ने। ठीक है। तो ये थी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल। इसमें ही हमने फिर एक डायग्राम और ये देखा था, जिसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आप देख पा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे बाहर तो ये नंबर 1 है विसरल पेरिटोनियम। फिर यहाँ पे आप देखते हैं ये नंबर 2A है यानी सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल। ये 2B है यानी कि सर्कुलर मसल। इसके बाद ये 3 है यानी कि सब म्यूकोजा। ठीक है। सब म्यूकोजा में कहीं कहीं पे कुछ ग्लैंड्स भी आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड्स। ये डुडेनम में होते हैं और इन्हें कहा जाता है ब्रनर ग्लैंड। बाकी सब म्यूकोजा में यही एक ग्लैंड्स होते हैं। फिर आ जाओ म्यूकोजा। म्यूकोजा मतलब नंबर 4, सबसे नीचे आप देखिए ये म्यूकोजा है। म्यूकोजा में सबसे बाहर कौन सा लेयर था? 4A यानी कि मस्क्यूलारिस म्यूकोजा, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल। फिर ये देखिए ये था 4B यानी कि लेमिना प्रोप्रिया, और सबसे अंदर ये म्यूकोजा की एपिथेलियम ये है 4C यानी कि म्यूकोजल एपिथेलियम, है ना। तो ये लेयर दिख रहे हैं आपको। तो आपको यहाँ पे ना लेमिना प्रोप्रिया वाले 4B वाले लेयर में ज्यादातर ग्लैंड्स दिखाई देंगे आपको, जो म्यूकोजा के इन्वेजिनेशन से बन रहे हैं। ये देखो, ये दिख रही है आपकी म्यूकोजा वाली एपिथेलियम, ये इस तरह से यहाँ पिट्स बना रही है। कहाँ? लेमिना प्रोप्रिया में म्यूकोजा की एपिथेलियम ये, और ये कहलाते हैं पिट्स। और कुछ तो बहुत गहरे गहरे होते हैं, इन्हें क्रिप्ट, ये तो पिट है। ये जो ज्यादा गहरा है ये देखो ये क्रिप्ट है। तो क्रिप्ट कहाँ तक जा रहे हैं? क्रिप्ट जा रहे हैं यहाँ सब म्यूकोजा तक, और ये ब्रनर ग्लैंड BG, है ना। तो पिट्स और क्रिप्ट में अंतर पता है आपको? और कुछ कुछ यहाँ बीच में ऐसे उभार भी हैं, उभार क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विलाई। तो पिट, क्रिप्ट और विलाई, तीनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, है ना। और एक बात बता दी कि म्यूकोजा के अंदर कुछ लिम्फोइड टिश्यू होती है, पेयर्स पैचेस, दिख रहा है आपको, ये मॉल्ट कहलाती है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसमें इम्यून सिस्टम के सेल्स WBC वगैरह पनपते हैं। तो ये डायग्राम दोस्तों हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था, और 2 प्लेक्ससेस भी मैंने आपको दिखाए थे। एक तो ये सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल के बीच में ये ऑर्बिट प्लेक्सस। फिर यहाँ पर एक प्लेक्सस है, ये देखिए सब म्यूकोजा में, इसे कहा जाता है मीसनर प्लेक्सस। तो 2 प्लेक्सस थे, ऑर्बिट प्लेक्सस और ये यहाँ पे मीसनर प्लेक्सस। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। सेम डायग्राम एक और मैंने दिखाया था, इसमें भी हमने देखा था नंबर 1 लेयर 2A 2B 3 4A 4B और ये 4C। 2 प्लेक्सस भी दिखाई दे रहे हैं, ऑर्बिट प्लेक्सस और मीसनर प्लेक्सस। ठीक है। तो अब तो आ गया समझ में, अच्छे से फील आ गया। अब सुनो, एलिमेंट्री कैनाल की जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पहले स्टमक आता है, पहले इसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर इंटेस्टाइन आती है। तो इनमें ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जो लेयर्स होती हैं, 4 लेयर तो होती हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाई, लेकिन इन चारों लेयर्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो भी बता देता हूँ। तो इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर हल्का हल्का सा
फर्क है लेयर्स के अंदर। ये फर्क क्या है? जैसे अगर अपन नीचे से ऊपर चलें, ये आउट है और ये इन है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बाहर वाले लेयर की, जिसका नाम क्या है? सीरोसा। इसके बाद मसल लेयर है, इसके बाद सब म्यूकोजा है और इसके बाद म्यूकोजा है। तो सबसे बाहर सीरोसा, फिर मस्क्यूलारिस मसल लेयर, इसके बाद सब म्यूकोजा और लास्ट में है म्यूकोजा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इनमें कोई डिफरेंस है क्या, तो मेरे पास एक बनी बनाई टेबल है जो आपको याद नहीं रखनी, पर हाँ थोड़ा सा याद रखना, उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कुछ टेबल में हम क्या कहना चाहते हैं। तो वो टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आपके मॉड्यूल में भी है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जैसे ईसोफेगस है, ये स्टमक, ये डुडेनम और ये जेजुनम और इलियम। तो इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। और लेयर्स के बारे में भी जान लीजिए। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है सीरोसा, वो ये रही। सेकेंड लेयर का नाम है मसल लेयर, वो ये लिखा हुआ है। थर्ड लेयर है दोस्तों सब म्यूकोजा, वो ये लिखी हुई है यहाँ। और फोर्थ लेयर है दोस्तों ये म्यूकोजा। तो ये 4 लेयर है। सबसे पहले सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है सीरोसा, नंबर 1 वाला, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4। तो नंबर 1 वाला लेयर जो होता है सीरोसा, ईसोफेगस में, वहां पर एरियोलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। लेकिन यही सीरोसा वाला लेयर स्टमक में ओमेंटम कहलाता है। ओमेंटम दरअसल क्या है? पेरिटोनियम की कवरिंग है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उसमें थोड़ा फैट है और लिम्फ टिश्यू है। तो इसी पेरिटोनियम की कवरिंग को हम ओमेंटम कहते हैं। और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में इसको हम सीरोसा ही कहते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ईसोफेगस में सीरोसा का नाम होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, स्टमक में उसका नाम होता है ओमेंटम, जबकि इंटेस्टाइन में उसका नाम सीरोसा ही होता है। ठीक है, अब म्यूकोजा के बाद दूसरा लेयर कौन सा है? मसल लेयर। मसल लेयर में दोस्तों आपको पता है ना, 2 लेयर्स होती है मसल की। कौन कौन सी? लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर। अच्छा, बाहर की तरफ कौन सी होती है? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। अंदर की तरफ कौन सी होती है बताओ? सर्कुलर मसल्स। तो ये 2 लेयर्स पाए जाते हैं। अच्छा, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में क्या मिलता है बताओ मुझे यहां पर? ऑर्बैक प्लेक्सस। समझ में आया? अच्छा, स्टमक में ना एक तीसरा भी होता है, ऑब्लिक मसल्स। तो स्टमक में एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट है मसल्स की, जिसे हम ऑब्लिक मसल कहते हैं। तो मसल लेयर के डिफरेंसेस पता लग गया आपको। बाकी सब जगह वही है, बाहर लॉन्जिट्यूडनल, अंदर सर्कुलर। अब आ जाओ अगले लेयर पे, जिसको हमने कहा सब म्यूकोजा। तो अगर सब म्यूकोजा वाले लेयर को देखेंगे तो इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या क्या होता है सब म्यूकोजा वाले लेयर में? देखिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अलावा ग्लैंड्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, यहाँ नहीं होते, इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं है, पर यहाँ इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स हैं और इस एरिया में ब्लड वेसल्स भी हैं, लिम्फ वेसल्स भी हैं, है ना। बस स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज है यहाँ, ब्रनर ग्लैंड्स, यही होते हैं यहाँ डुडेनम में। और दोस्तों ये तो आप समझ गए, यहाँ पे एक और प्लेक्सस है। इस प्लेक्सस को क्या कहा जाता है? यह है मीसनर प्लेक्सस। इसके बाद आ जाओ आप म्यूकोजा पे। तो म्यूकोजा में सबसे बाहर जो लेयर है उसका नाम होता है मस्कुलरिस म्यूकोजा, जिसके अंदर फिर सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर्स होते हैं। सेकेंड लेयर जो म्यूकोजा में है, इसका नाम है लेमिना प्रोप्रिया। यहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह आते हैं। इसोफेगस में तो ग्लैंड्स नहीं है, पर स्टमक एंड ऑल। और सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बताइए? म्यूकोजा।
तो ये जो म्यूकोजा वाली लेयर है, बाकी सब जगहों पे ये यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल लेयर है, एपिथेलियम। लेकिन इसोफेगस में ये स्ट्रेटिफाइड है, बस इसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड है, बाकी सब जगह सिंगल लेयर है। तो यही चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हैं ये आपको इस डायग्राम में दिख रही हैं। ये मस्कुलर म्यूकोजा, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये लेमिना प्रोपेवली और ऊपर एपिथेलियम। तो एपिथेलियम यहाँ पे मल्टी लेयर है, बाकी सब जगह सिंगल लेयर है। अब पता है बाकी सब जगह एपिथेलियम में क्या होता है, जैसे स्टमक है तो स्टमक में एपिथेलियम में पिट्स होते हैं, तो किस में तक जाके खुल रहे हैं, नीचे। स्टमक जो एपिथेलियम है ना, इसमें रूगेई और पिट्स होते हैं। ये जो म्यूकोजा का फोल्ड है ये रूगेई कहलाते हैं, और जो नीचे जा रहे हैं ना ये पिट्स। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पिट्स और क्रिप्स भी पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे तो पिट्स हैं, लेकिन ये बड़े वाले क्या है, क्रिप्स। और लार्ज इंटेस्टाइन में ये और विलाई है, यहाँ ये विलाई है। विलाई सबसे ज़्यादा यही मिलते हैं हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी जेजुनम में, क्योंकि जेजुनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इनके अलावा कुछ पेनेट सेल्स और पाए जाते हैं लेमिना प्रोप्रिया में, इंटेस्टाइन के, जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो फूड के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मारेंगे। ब्रेनर ग्लैंड म्यूकोजा में पाए जाने वाले ग्लैंड हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अंजलि जी। ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, एल्कलाइन म्यूकस। तो ये तो एक आइडिया दिया मैंने आपको हिस्टोलॉजी का, इसी को हम अभी डिटेल में आगे समझेंगे, अभी कम समझ में आ रही है तो भी चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको आगे। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसको थोड़ा और ढंग से यहाँ पे समझा। अब उसी वॉल के बारे में एक दो बातें और, खासतौर पर इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो आपको पता है इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। विलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एक तो देखो इंटेस्टाइन में विलाई है, विलाई के जो सेल्स की एपिथेलियम होती है उनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ये क्या चक्कर है ये भी अभी समझाता हूँ मैं आपको। इंटेस्टाइन में और विलाई के अलावा विलाई में लैक्टियल्स भी होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी, और एक क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन क्या होते हैं ये भी बताता हूँ। तो चलो इन चारों चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में। यहाँ पे विलाई पाए जाते हैं। विलाई कैसे होते हैं, देखो ये एपिथेलियम है जो विलाई है, इसमें ब्लड आर्टरीज से आता है। चलो मैं विलाई को दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये देखिए, सपोज ये आपके म्यूकोजा की एपिथेलियम है। तो म्यूकोजा की जो एपिथेलियम है, इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज द विलाई। इनमें आर्टरीज, मेजेंट्रिक आर्टरीज से ब्लड आता है, इंटेस्टाइन को जो ब्लड सप्लाई करती है। आर्टरियोल में टूटती है और आर्टरियोल कैपिलरीज में, और ये वेन्स के थ्रू ये ब्लड फिर बाहर निकल जाता है। यहाँ विलाई के अंदर आपको खूब सारी ब्लड कैपिलरीज दिखाई देती हैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए है। इसके अलावा एक और तरह की कैपिलरीज यहाँ होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज, जिन्हें कहा जाता है लैक्टियल्स। और इनमें जो लिम्फ भरा होता है वो फैटी लिम्फ होता है, उसे कहते हैं काइल। तो ये विलाई थे म्यूकोजा के एपिथेलियम के। अब डाइजेशन जब होता है ना फूड का, तो फूड के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं बताइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हो जाता है और प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है, अमीनो एसिड बनते हैं, तो डाइजेशन के बाद इनका एब्जॉर्प्शन ना ब्लड में होता है। पर जो लिपिड्स होते हैं यानी फैट्स होते हैं, इनके डाइजेशन के बाद इनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाली लिम्फ वेसल्स यानी लैक्टियल्स में होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है म्यूकोजा की एपिथेलियम। अब म्यूकोजा की एपिथेलियम बताओ किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है ना, एपिथेलियल सेल्स की। ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं जिनकी म्यूकोजा की एपिथेलियम बनी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक एपिथेलियल सेल जूम करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये म्यूकोजा की एपिथेलियम है और ये इसके सेल्स हैं। तो एक सेल जूम करें अपन, तो मैं ये एक सेल जूम करता हूँ और जूम करके नीचे दिखाता हूँ। इस सेल को अगर आप देखेंगे, इस एक सेल को मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ, तो इस सेल में ना सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें ऐसे फोल्ड्स निकले हुए होते हैं, ऐसा होता है ये सेल। अब ये तो इस सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये है वो एपिथेलियल सेल, और ये जो निकले हुए हैं ना, ये कहलाते हैं माइक्रोविलाई।
तो मैं आपको विलाई और माइक्रो विलाई का अंतर बता रहा हूं, इन्हीं को हम ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। तो ये जो है ये इतने बड़े बड़े, ये क्या है, ये तो है विलाई। ठीक है, और ये है माइक्रो विलाई। तो सरफेस एरिया तो ये भी बढ़ा रहा है ना एब्जॉर्प्शन के लिए, ये भी तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। तो विलाई और माइक्रो विलाई दोनों ही एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। विलाई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बढ़ाता है, और उसको जूम करेंगे सेल को, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। तो जो माइक्रो विलाई होते हैं वो यहाँ ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो विलाय और माइक्रो विलाय, समझ गए अंतर। तो ये दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। माइक्रो विलाई को ही हम ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो म्यूकोजा की एपिथेलियम के जो फोल्ड है, एक और चीज भी होती है वॉल्व्स ऑफ कर्करिंग, उसको भी समझाता हूं मैं। देखो तीन चीजें हैं, एक चीज तो है म्यूकोजा, दूसरी है एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजा, और तीसरा है म्यूकोजल सेल्स। तो अगर म्यूकोजा की पूरी लेयर ही, इंटेस्टाइन के अंदर पता है क्या होता है, जैसे ये देखो, ये सपोज हमारी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या था दोस्तों, सबसे अंदर वाली लेयर का नाम था म्यूकोजा। तो म्यूकोजा पूरी की पूरी जब इस तरह से थ्रोन इनटू फोल्ड्स होती है, ये फोल्ड्स कहलाते हैं वॉल्स ऑफ कर्करिंग। जैसे चद्दर में सलवटें पड़ जाती है ना, तो म्यूकोजल फोल्ड्स पूरी की पूरी म्यूकोजा, और उसकी तीनों लेयर्स, तीन लेयर थी ना म्यूकोजा में, तीनों लेयर्स जो के जो फोल्ड है वो कहलाते हैं वॉल्स ऑफ कर्करिंग। तो ये भी तो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर वॉल्स ऑफ कर्करिंग, ये पूरी म्यूकोजा के फोल्ड्स। ये मसल लेयर थी यहाँ, ये उसके अंदर मान लीजिए सब म्यूकोजा थी, तो फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा, ये पूरे फोल्ड्स, ये वॉल्व ऑफ कर्करिंग कहलाते हैं। फिर इसमें जो आगे एपिथेलियम वाली लेयर होती है, इसमें भी ऐसे ऐसे फोल्ड निकले हुए हैं। म्यूकोजा की जो एपिथेलियम वाली लेयर के फोल्ड है, इन फोल्ड को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं विलाई। तो एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजा के फोल्ड को हम कहते हैं विलाई। और म्यूकोजल सेल्स, म्यूकोजल सेल की सेल मेम्ब्रेन, cell membrane of mucosal cell is also folded. These folds are called as microvilli. यानी अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर छोटे छोटे जो सेल्स है, ये सेल भी है ना फोल्डेड है, इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाय। तो आपको समझ में आया तीनों चीजें, कर्करिंग के वॉल्व, विलाय और माइक्रोविलाय, ये सब इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया। सबका काम सेम है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये सब कहां पाए जाते हैं, इन इंटेस्टाइन, खासतौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जेजुनम और इलियम में। सो ऑल दीज थिंग्स आर फाउंड इन जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो ये सब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो मैंने आपको लैक्टियस क्या होती है बता दी, ये लिम्फ वेसल्स। मैंने आपको ब्रश पाउडर क्या होती है वो बता दी। क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, विलाई सबसे ज्यादा जेजुनम में होता है। क्रिप्स ऑफ लिवर कोन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं याद आ रहा है फिर बता देता हूँ। कुछ बहुत गहरे फोल्ड है यहाँ, ये देखिए, ये क्रिप्स है, बताया था ना मैंने, बहुत गहरे जो बहुत डीप जा रहे हैं, जैसे सब म्यूकोजा तक जा रहा है ये, तो ये क्रिप्ट है। पिट तो थोड़ा थोड़ा ही नीचे तक जाते हैं, पर क्रिप्ट जो है वो बहुत गहरा जाता है। तो इंटेस्टाइन में क्रिप्स भी पाए जाते हैं। चलो, तो ये हमने इसके फोल्ड्स के बारे में पढ़ा। फिर ब्रेनर ग्लैंड खुलते हैं इन क्लिप्स में, बार बार इनका जिक्र आ रहा है ब्रेनर ग्लैंड का, इनका यूज बताऊंगा मैं आपको अभी। तो ब्रेनर ग्लैंड सब डूडेनम की सब म्यूकोजा में होते हैं। तो डूडेनम वाले हिस्से में कुछ ऐसे म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं जिन्हें ब्रेनर ग्लैंड कहा जाता है। ये इन क्रिप्स में आके अपनी म्यूकस, एल्कलाइन म्यूकस रिलीज कर देते हैं।
अवतार, ये जो विलाई है ना, ये स्टमक में नहीं होते हैं। स्टमक में इसकी जगह म्यूकोजा के फोल्ड्स होते हैं जिन्हें र्यूगेई कहा जाता है। तो र्यूगेई एक तरह से स्टमक के म्यूकोजल फोल्ड्स हैं। जैसे यहाँ देखो आप, ये दिख रहे हैं आपको, ये म्यूकोजा के फोल्ड यहाँ दिख रहे हैं। इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजा के फोल्ड होते हैं इन्हें कर्करिंग के वॉल्व कहा जाता है। यही म्यूकोजा के फोल्ड जब स्टमक में होते हैं तो इन्हें र्यूगेई कहा जाता है। आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, स्टमक की वॉल दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये म्यूकोजा के फोल्ड, ये र्यूगेई कहलाते हैं। तो स्टमक में ये र्यूगेई होते हैं। और ये पिट दिख रहे हैं आपको नीचे, ये पिट है। तो ये तो म्यूकोजा हो गई। ये देखो नीचे सब म्यूकोजा, और यहाँ पे देखो 3 लेयर हैं 2 की जगह, क्योंकि ये स्टमक की दीवार है। लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। दिख रहे हैं आपको 3 लेयर्स हैं यहाँ, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। तो ये म्यूकोजा, ये स्टमक की सब म्यूकोजा, ये मसल लेयर, और ये सबसे बाहर सीरोसा, इनके नाम हमने दिए थे लेयर नंबर 1। फिर ये 2A 2B 2C हो गया, क्योंकि यहाँ तो एक एक्स्ट्रा लेयर है। उसके बाद ये 3 हो गया सब म्यूकोजा, और फिर 4th जो है म्यूकोजा, उसमें 4A, ये 4B और ये 4C। और इस पिट को देखो जूम किया हुआ है यहाँ, गैस्ट्रिक पिट को। ये तो इस पिट में कुछ सेल्स होते हैं जो हार्मोन वगैरह, एंजाइम वगैरह सिक्रेट करते हैं, जिनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो फोल्ड तुम्हें दिख रहा है, ये ऊपर ये र्यूगेई है। तो र्यूगेई स्टमक में होते हैं। इंटेस्टाइन में इसकी जगह पे क्या होते हैं, जो हमने बनाए थे कर्करिंग के वॉल्व, जैसे चद्दर की सलवट की तरह आने वाले फोर्स। ठीक है, फिर भाई पढ़ लो, 2024 का बैच है। लेकिन अगर आपका ये टॉपिक छूटा हुआ है और आप 2025 के स्टूडेंट हो तो आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके बैच में भी कराऊंगा बाद में। चलो, तो हमने ये भी पढ़ लिया है। अब देखते हैं ब्रेनर ग्लैंड क्या होते हैं। ब्रेनर ग्लैंड जो होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया, ये कहाँ मिलते हैं, डुडेनम की सब म्यूकोजा में। और ये अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं, क्योंकि स्टमक के बाद डुडेनम आता है दोस्तों, है ना। तो स्टमक से जो एसिडिक, स्टमक में एसिडिक पीएच होता है, तो बहुत एसिडिक फूड स्टमक से डुडेनम में आता है। और डुडेनम में अब हमको पीएच को बदल के अल्कलाइन करना है, क्योंकि अब स्टमक के बाद ना फूड पूरा अल्कलाइन पीएच में डाइजेस्ट होगा। तो बहुत सारा हमें ना म्यूकस चाहिए जो एसिड से बचाए हमें, और वो अल्कलाइन होना चाहिए ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। इसलिए डुडेनम में ब्रेनर ग्लैंड होते हैं। और जैसे ही स्टमक से डुडेनम में फूड आता है, ये खूब सारा एसिड सिक्रीट, उस एसिड जो आ रहा है उधर से, एसिडिक फूड आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए खूब सारा अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेनर ग्लैंड होते हैं डुडेनम में। पैनेट सेल्स, ये भी क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन में खुलते हैं, ये जेजुनम और इलियम में होते हैं। इलियम में ज्यादा होते हैं। और ये लाइसोजाइम वगैरह बैक्टीरिया मारने के लिए सिक्रेट करते हैं। पेयर्स पैचेस, ये भी इलियम में होते हैं। और ये लिम्फ नोड्स हैं, मॉल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके अलावा 2 प्लेक्सस बताए थे, ऑर्बेक प्लेक्सस और मीसनर प्लेक्सस। अब बताओ, ऑर्बेक प्लेक्सस का काम क्या बताया था मैंने आपको, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस करवाना। जबकि मीसनर प्लेक्सस का काम क्या है बताओ, वो जो म्यूकोजा के फोल्ड है उनको एक्सपेंड करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, ताकि एब्जॉर्प्शन वगैरह ढंग से हो सके, है ना। तो ये इनके काम होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हम जहां तक पढ़ चुके हैं, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम इसोफेगस में तो कुछ खास पढ़ाने का है नहीं, अब डिटेल में पहले स्टमक और फिर इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो पहले इसोफेगस भी देख लेते हैं एक बार, फिर स्टमक और फिर इंटेस्टाइन। तो पहले देखिए इसोफेगस। तो इसोफेगस में तो कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, वो तो बस एक लंबी सी ट्यूब है जो डायफ्राम को पियर्स करती है और फाइनली जो है स्टमक के अंदर खुल जाती है जाके। अब इसमें ना सीरोसा की जगह क्या होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया वाली लेयर होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। यही एक डिफरेंस है इसमें। अब इसोफेगस के ऊपर 2 अपर्चर होते हैं। आगे वाला आपको पता है ग्लॉटिस होता है, जो लैरिंग्स में खुलता है, ठीक है। और उसके ऊपर एपिग्लॉटिस है, और पीछे वाले को हम गलेट कहते हैं, जो प्रॉपर इसोफेगस की ओपनिंग है। ओरोफेरिंक्स में ये 2 ओपनिंग्स पाई जाती हैं। तो इसोफेगस की ओपनिंग कौन सी होती है, आंसर है गलेट, ये भी पता है आपको। और इसोफेगस नीचे आके स्टमक में खुलता है, तो स्टमक पढ़ते हैं अपन तो। अब स्टमक में इसोफेगस का जो लास्ट एंड आके खुलता है, वहां पे एक स्फिंक्टर होता है, पता होगा आपको। इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक जो है ना, हमारी इंटेस्टाइन का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है, देखो एलिमेंट्री कैनाल का। इसके चारों तरफ जो पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, इस पेरिटोनियम की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ओमेंटम। तो मैंने आपको बताया था इसका नाम होता है ओमेंटम। इसमें फैट वगैरह भी होता है थोड़ा। अब स्टमक के हैं 4 हिस्से, आप कहेंगे कौन से 4 हिस्से, मैं बना देता हूँ यहाँ, पहले भी बनाए थे, दोबारा बना देता हूँ, ये देखो। तो स्टमक के जो 4 हिस्से हैं अगर हम उनको देखें, तो कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर ये रहा, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं।
ये वाला हिस्सा कार्डिया कहलाता है, ये वाला हिस्सा फंडस, ये बॉडी है, और ये हिस्सा पाइलोरस। तो डिमार्केट कर देते हैं, ये सपोज कार्डिया है, ये फंडस है, ये नीचे बॉडी है, और ये पाइलोरस है। समझ में आई बात? कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। फूड पहले कार्डिया में आता है, कार्डिया से सीधा किसमें चला जाता है? बॉडी में। ज़्यादातर जो एंजाइम सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ऊपर होते हैं यहाँ फंडस में, तो इनसे एंजाइम निकलते हैं, फूड के ऊपर गिरते हैं, फंडस ऊपर से गिरा रहा है। पाइलोरस से हम तुरंत फूड बाहर ना निकल जाए, इसलिए एक स्फिंक्टर यहाँ भी है जो बंद रहता है, ताकि फूड 3-4 घंटे रुके, 4 आवर्स रुके। कहाँ? स्टमक में फूड। तो ये वाला स्फिंक्टर बंद रहता है, इसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये तो आपको पता ही है, ये डोडेनम है। तो ये ऊपर से एसिड प्लस एंजाइम ये सिक्रीट होते हैं, प्रो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, एक्टिव एसिड उन्हें एक्टिवेट करता है। फंडस वाले हिस्से में ग्लैंड ज्यादा है। तो ये 4 हिस्से होते हैं स्टमक के, यही 4 हिस्से आपको यहाँ दिख रहे हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, स्टमक में फूड कितने देर रहता है? 4 से 5 घंटे। अब सुनिए, जो फूड स्टमक में आ जाता है तो यहाँ एसिड सिक्रीट होता है, तो इस फूड को हम कहते हैं काइम। ये सेमी डाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि इस पर भी एसिड और गैस्ट्रिक एंजाइम ने एक्ट किया है, और ये एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर पीएच कैसा है? एसिडिक। तो एसिडिक फूड कहलाता है काइम। और यहाँ पे पीएच पता है कितना होता है? 1.8। HCl सिक्रीट होता है यहाँ, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। अब वो HCl जो स्टमक के ऊपर गिरेगा तो स्टमक की म्यूकोजा अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगी HCl से? इसीलिए स्टमक की म्यूकोजा में क्या होते हैं, ये देखिए, बताया था ना मैंने आपको, रियुगेई। ये देखो, ये रियुगेई, ऐसे रियुगेई है, ये दिख रहा है आपको? ये रियुगेई, ताकि एसिड कहीं स्टमक की म्यूकोजा को डैमेज ना कर दे। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक पिट्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ, तो मैं यहाँ स्टमक की म्यूकोजा बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये स्टमक की म्यूकोजा है, जैसे ऐसी होती है स्टमक की म्यूकोजा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रियुगेई है, और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये गैस्ट्रिक पिट है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इस गैस्ट्रिक पिट को जूम करता हूँ। तो अगर हमें गैस्ट्रिक पिट को जूम करें तो गैस्ट्रिक पिट ऐसा होता है, ये देखिए, म्यूकोजा नीचे सब म्यूकोजा के अंदर इन्वेजिनेट कर रही है। ये तो ऊपर रियुगेई है, ये पिट है। पिट में ना कुछ सेल्स होते हैं। डबल पिट क्यों बना रहा हूँ मैं? एक ही बना देता हूँ तो ईजी रहेगा समझाने के लिए। डबल बने हुए इसलिए मैं डबल बना रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बना लेते हैं अपन लोग। ये वाला मैं बता देता हूँ कैसा होता है। तो इस पिट को देखो आप, दिख रहा है आपको? इस पिट में 4 तरह के सेल होते हैं। एक तो इसमें म्यूकस सेल होते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट। और ये सेल का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट एपिथीलियम फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो एक तो म्यूकस सेल होते हैं, पर इनके अलावा एक और किस्म के सेल होते हैं इसमें, जिन्हें कहा जाता है चीफ सेल्स। ये जो चीफ सेल होते हैं ना, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। इन्हीं को हम पेप्टिक सेल भी कहते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अलावा एक और किस्म के सेल होते हैं यहाँ, इन्हें कहा जाता है पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल को ही हम लोग ऑक्जिंटिक सेल्स भी कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सब लिखा हुआ है, मैं अपलोड कर रहा हूँ।
तो इन पैराइटल सेल्स को ही हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये पता है क्या सिक्रीट करते हैं? ये HCl सिक्रीट करते हैं। तो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स दे सिक्रीट HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना, ये B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। तो ये B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। इनके अलावा यहाँ पर एक और किस्म के सेल होते हैं, हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स। तो एक तो म्यूकस नेक सेल हो गए, एक चीफ सेल या ये हो गए या पेप्टिक सेल्स, और तीसरा हो गया पैराइटल सेल्स। चौथे किस्म के जो सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है। पहले तो चीफ सेल, ये पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन नाम के एंजाइम रिलीज करते हैं, और एक गैस्ट्रिक लाइपेज, 3 एंजाइम रिलीज करते हैं। पढ़ेंगे अभी इनके बारे में। ऑक्जेंटिक सेल्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। HCl का फंक्शन भी पढ़ेंगे बाद में। ये इनएक्टिव पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन को पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा फूड को भी डिजोल्व करता है। म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल एक ही बात है, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और चौथा है अर्जेंटाफिन सेल्स या इंटेरोएंडोक्राइन सेल्स। ये सेल ना हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ एक चौथी तरह के सेल्स और हैं दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं इंटेरो एंडोक्राइन या अर्जेंटाफिन सेल्स। ये 2-3 तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे गैस्ट्रिन। जो ये हार्मोन पता है क्या करते हैं? लोकल हार्मोन नहीं है ये, फिर है ना, इनके ये जो दूसरे सेल्स हैं उनके सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे। तो प्रोसेस होती कैसे है, सुनिए ध्यान से समझिए। 4 तरह के सेल्स हैं। जब फूड स्टमक में आएगा यहाँ, तो फूड की प्रेजेंस से सबसे पहले पता है इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स एक्टिवेट होंगे, और ये चीफ सेल और पैराइटल सेल को एक्टिवेट करेंगे, और अपने हार्मोन से। इनका हार्मोन है जैसे गैस्ट्रिन, एक हार्मोन रिलीज होता है गैस्ट्रिन। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जब फूड आता है तो पहले ये गैस्ट्रिन हार्मोन चीफ सेल्स को एंजाइम, प्रो एंजाइम, क्योंकि अभी एंजाइम एक्टिवेटेड नहीं है, इनएक्टिव है, तो इन्हें प्रो एंजाइम कहा जाता है। चीफ सेल को बोलेगा तुम प्रो एंजाइम रिलीज करो, और यही गैस्ट्रिन पैराइटल सेल्स को बोलेगा कि तुम HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करो। फिर जो HCl रिलीज होगा ना, वो प्रो एंजाइम को किसमें बदल देगा? एंजाइम में, और ये सब प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ शुरू कर देंगे। बट HCl रिलीज होने की वजह से ये एरिया इतना एसिडिक हो जाएगा, तो कहीं ये म्यूकोजा ही ना डैमेज हो जाए, इसलिए म्यूकस नेक सेल लगातार म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते रहेंगे। तो स्टमक के 4 तरह के सेल्स का यूज समझ में आया आपको? पूरी प्रोसेस में कहीं एसिड डैमेज ना कर दे, इसके लिए म्यूकस सेल है। प्रो एंजाइम सिक्रीट करने के लिए चीफ सेल है। उन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए पैराइटल सेल है, और साथ में वो HCl और भी काम करता है। HCl जो फूड को सॉफ्ट करता है, क्योंकि फूड में प्रोटीन होता है, तो एसिड गलाएगा ना फूड को सॉफ्ट करता है, और साथ में एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। और इन दोनों को कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन? इन दोनों के सिक्रीशन को, तो वो है अर्जेंटाफिन सेल वाला, इंट्रोएंडोक्राइन सेल वाला गैस्ट्रिन हार्मोन। ये सब मिलकर काम करते हैं, 4 तरह के सेल्स। तो यही 4 तरह के सेल्स यहाँ पर गैस्ट्रिक पिट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के सेल्स यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट में होते हैं। ठीक, ये गैस्ट्रिक पिट समझ में आया आपको? मैं और भी काम बताता हूँ, जैसे चीफ सेलों का काम क्या है। ये बेसलाइन लोकेशन छोड़ दो, मतलब नीचे होते हैं, ये जाइमोजन रिलीज करते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि मैंने वहां पे लिख दिया है, पर फिर भी लिख देता हूँ। सेल्स इन द गैस्ट्रिक पिट, स्टमक के जो गैस्ट्रिक पिट है, इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। कौन से सेल क्या सिक्रीट करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स। फिर आते हैं पैराइटल सेल्स, जिनको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। फिर आते हैं म्यूकस नेक सेल्स, या फिर आते हैं इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। फिर चौथे नंबर पे आते हैं म्यूकस सेल्स या म्यूकस नेक सेल्स। एक ही बात है, क्योंकि ये पिट के नेक वाले रीजन में ज्यादा होते हैं। चीफ सेल्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, देखिए कौन कौन से एंजाइम्स। पेप्सिनोजन, नोजन लगा हुआ है मतलब अभी इनएक्टिव है। प्रोरेनिन, RENNIN, और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये 3 एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जबकि पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब HCl जो होता है ना, वो एक्टिवेट करता है किसको? प्रोरेनिन और रेनिन को।
इसके अलावा HCl और क्या करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में काम आएगा, और लाइपेज जो है वो किसके डाइजेशन में काम आएगा, एमल्सिफाइड फैट के, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl फूड को सॉफ्ट भी बनाता है, फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उनको मारेगा भी, ताकि फूड जो है स्टेराइल हो जाए थोड़ा सा। इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। एग्जाम्पल है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन जो है वो इनको और इनको एक्टिवेट करता है कि तुम इन सबको सिक्रीट करो। और म्यूकस नेक्सेल क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, टू प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम एसिडिक काइम। काइम मतलब वो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है जिसमें एसिड मिला हुआ है, HCl। HCl की वजह से जो pH है वो हो जाता है 1.8। तो दोस्तों स्टमक से ना गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में ये चीजें होती हैं, एंजाइम और HCl वगैरह। इसका कंपोजिशन अभी पढ़ेंगे हम गैस्ट्रिक जूस का, पर जो चारों चीजें रिलीज होती हैं मैंने यहाँ बताई आपको। ये देखिए, चीफ सेल के बारे में बताया मैंने, पेप्सिनोजिन। और ये जो रेनिन होता है ना, पेप्सिन तो प्रोटीन्स को तोड़ता है, ये सब प्रोटियोलाइटिक है। और जो रेनिन होता है ना, ये सिर्फ हमने ना छोटे छोटे बच्चों में मिलता है, हमारे एडल्ट में नहीं मिलता। ये मिल्क, जो मिल्क में जो केसिन प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है और कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। जबकि HCl का फंक्शन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे हम। तो होता क्या, HCl जो है ना वो पेप्सिनोजिन को देखिए पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। एक बार ये पेप्सिन बन गया तो ये पेप्सिन क्या करेगा, ये पेप्सिन जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन को तोड़ेगा स्मॉलर प्रोटीन्स में। कौन करेगा ये काम, पेप्सिन। इधर रेनिन क्या करेगा, ये जो रेनिन है, रेनिन दूध क्या है, बहुत लिक्विड होता है। अच्छा बताओ, अपन जमीन पे दूध गिरा दें तो ज्यादा फैलेगा या दही गिराए तो ज्यादा फैलेगा, आपको क्या लगता है। दूध ज्यादा फैलेगा क्योंकि वो ज्यादा, दही तो विस्कस होता है। तो एक मिल्क प्रोटीन होता है केसीन, रेनिन क्या करता है, इस केसीन को कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर देता है। केसीन को कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। इससे क्या होता है, कर्डलिंग हो जाती है मिल्क की, और दूध जो है फट जाता है और दही में बदल जाता है। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि लिक्विड चीज जो स्टमक में आ रही है ना एकदम, वो स्टमक से तुरंत बाहर निकलना चाहेगी। लेकिन अगर वो कर्डलिंग उसका दही बन गया है तो वो थोड़ी सेमी सॉलिड हो जाएगी, तो स्टमक में ज्यादा देर पड़ी रहेगी। ज्यादा देर पड़ी रहेगी तो उसका ज्यादा अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। तो फूड को या मिल्क को, बच्चा जो मिल्क पीता है वो मिल्क स्टमक में ज्यादा देर तक रुके, इसके लिए हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क करते हैं और दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देते हैं इसको। लेकिन हम जो एडल्ट होते हैं ना, हमारे अंदर देखो, दूध सिर्फ ना बच्चे को पीने की जरूरत होती है, हम लोग तो जबरदस्ती दूध पीते हैं एडल्ट में। तो बच्चे के अंदर रेनिन एंजाइम है जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। अब हम लोग जबरदस्ती दूध पी रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी है दूध, दूध तो बच्चे के लिए है, और हम उल्टा गाय का दूध पी रहे हैं। नेचर ने कोई गाय का दूध हमारे लिए थोड़ी बनाया था, वो गाय के बछड़े के लिए बनाया था। तो रेनिन जो है वो गाय के बछड़े में मिलता है और इंसान के बच्चों में मिलता है जब वो माँ का दूध पीते हैं। पर बड़े बड़े आदमी लोग भी जो है वो दूध पी रहे हैं गाय का, तो वो थोड़ी ना कोई हमारे अंदर रेनिन थोड़ी है, बचपन में था बस। तो फिर हमारे अंदर रेनिन नहीं है तो मिल्क को कौन बदलेगा, फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन करेगा। तो पेप्सिन और HCl मिलकर कर्डलिंग ऑफ मिल्क करते हैं हमारे अंदर। और इसमें थोड़ा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी हेल्प करते हैं, जो आगे बताऊंगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो हमारे अंदर दूध का जो डाइजेशन है ना, या कर्डलिंग ऑफ मिल्क, वो पेप्सिन और HCl वगैरह की वजह से होता है। तो दूध पीने से बहुत फायदे हैं, आपको न्यूट्रिशन मिलता है इसलिए हम लोग पीते हैं। बाकी नेचर ने कोई जरूरी नहीं कहा, हमसे थोड़ी कहा था जब हमको बनाया था इंसान को भगवान ने कि तुम गाय का दूध पीना। तो हमें लगा कि गाय का दूध हमारे लिए बहुत फायदेमंद है तो हम पीते हैं। समझ में आई बात। तो भाई HCl के और क्या क्या काम है, ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में बदलता है। दूसरा, ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है फूड के। तीसरा, HCl जो है सलाइवा का एक्शन रोकता है फूड पे। आपको उससे पहले पता ना फूड कहाँ था, सलाइवा मुंह में था, तो सलिवरी एमाइलेज वगैरह एंजाइम होता है ना फूड में, उसका एक्शन अब रोकता है क्योंकि स्टमक का मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है। और ये हार्ड पोर्शन होते हैं ना फूड के, उनको डिजोल्व भी करता है। ठीक है भाई, तो ये चार फंक्शंस होते हैं HCl के, यहाँ लिखे हुए, लिख लिख के पढ़ने की क्या जरूरत है, सामने लिखे लिख लो, मॉड्यूल तो पढ़ के आना है ना। तो ये इनके फंक्शन हो गए। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे, ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और गैस्ट्रिक लाइपेज ना थोड़ा सा रिलीज होता है फॉर इमल्सिफाइड फैट, फॉर डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। एक्चुअली क्या होता है, फैट का डाइजेशन इतना ईजी है नहीं, पहले उसका इमल्सिफिकेशन फैट करना पड़ता है। ये बता देता हूँ क्या होता है। ये दोनों किसके लिए है, ये दोनों है फॉर
ब्रेकिंग द प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर प्रोटीन्स। बड़े प्रोटीन जब छोटे प्रोटीन में टूटते हैं तो छोटे प्रोटीन्स को हम प्रोटियोज और पेप्टोन्स बोलते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12। जो लोग कह रहे हैं लिख लिख के पढ़ाओ, ऐसे लिख लो आप भी। आर्यन पूछ रहा है आपके हिसाब से गाय और भैंस में कौन हमारी माता है? मुझे नहीं पता इन दोनों में कौन आपकी माता है। हमारी माता तो हमारे घर में है, उन्होंने हमें जन्म दिया है ना। बाकी गाय भी माता है, भैंस भी माता है, क्योंकि हम दूध पीते हैं। तो बकरी भी हो जाएगी क्योंकि उसका भी दूध पीते हैं। और याद रखें, माँ के पैरों में जन्नत है। पर ये सोच के अगर आप गाय के पैरों में बैठ गए तो अगर गाय ने लात मार दी तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो रेस्पेक्ट काऊ। जन्नत में पहुंच ही जाओगे, जोर से लग गई लात तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और हम बात कर रहे थे तो भाई ये 4 तरह के सेल्स हुए, ठीक है, बातें बंद करो। ये इन पिट्स में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, है ना। अब स्टमक से जो रिलीज होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा? जो कुछ भी स्टमक से रिलीज हो रहा है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो सिक्रीशन ऑफ, स्पामिंग मत करो भाई, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस is stimulated by which hormone? A local hormone called gastrin। ठीक है, तो पहली बात तो ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कौन स्टिमुलेट करता है? दूसरी बात, इसका जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक है। पीएच इज 1.8। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है। और इसमें वाटर है, HCl है, और म्यूकस है, और एंजाइम्स है। क्या क्या है गैस्ट्रिक जूस जूस में देख लीजिए। कंपोजिशन 99% से भी ज्यादा, हमने लिखा है 99.5% वाटर, 0.3% HCl, और रिमेनिंग में म्यूकस और उसके अलावा प्रोएंजाइम्स, ये सब होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। फूड पर जब गैस्ट्रिक जूस एक्ट करता है, फूड कहां से आ रहा है? फ्रॉम ओरल कैविटी। जब फूड आता है और इस फूड पर एक्ट करता है गैस्ट्रिक जूस, तो अब ये फूड जो यहाँ पर बोलस कहला रहा था, इसका नाम बोलस था, उस फूड का नाम बदल के अब काइम हो जाता है। काइम इज सेमी डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन स्टमक। तो देखो, मुंह में था तो बोलस था, मतलब ईसोफेगस से आया ना जब, तो गैस्ट्रिक जूस ने उस पर एक्ट किया तो फूड किसमें बदल गया? काइम में। काइम कैसा है भाई? फिलहाल एसिडिक है क्योंकि ये स्टमक में है। अच्छा, 3 एंजाइम बताए थे मैंने आपको, यहाँ याद करो। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लैपेज। पेप्सिनोजन प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोरेनिन मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है पेप्सिन और रेनिन में, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? ये फैट को तोड़ता है। लेकिन दोस्तों, फैट को तोड़ने में एक बात है जो मैं आपको यही बता देता हूँ। क्या होता है कि जो फैट होता है ना, फैट ऐसे टूटता नहीं है। लिपिड का मॉलिक्यूल है, सपोज ये बड़ा सा, सपोज ये एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम एक्ट तभी कर सकता है जब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। तो जब इस बड़े से फैट मॉलिक्यूल को हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, और ये काम करना पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल किसमें टूट जाता है? स्मॉल फैट ड्रॉप्स में। ये काम पता है कौन करता है? ये काम करता है बाइल। पर बाइल जूस तो अभी आया ही नहीं है, वो तो बाद में आएगा। स्टमक में थोड़ी बाइल जूस होता है, तो ये तो बाद में आएगा बाइल जूस।
ये है ना बाइल जूस तोड़ता है स्मॉल ड्रॉप्स में, और एक बार ये जो बाइल है जब ये बड़े से फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है तो ये कहलाता है इमल्सिफाइड फैट। अब इस पर लाइपेज एक्ट कर सकता है। नाउ लाइपेज कैन एक्ट। लाइपेज एंजाइम जो लिपिड को तोड़ता है, और ये अब ब्रेक डाउन करेगा लिपिड को किसमें, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। लेकिन दोस्तों यानी कि लाइपेज बड़े फैट मॉलिक्यूल पे एक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए बाइल चाहिए। लेकिन हम ना थोड़ा सा फूड हम ऑलरेडी इमल्सिफाइड लेते हैं, जो फैट हम फूड में लेते हैं वो सारा का सारा ऐसे बड़ा सा नहीं होता, कुछ इमल्सिफाइड फैट भी हम लेते हैं फूड में। तो फूड में जो इमल्सिफाइड फैट हम ले रहे हैं जो ऑलरेडी इमल्सिफाइड है उस पर तो गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट कर सकता है ना। तो बस उस इमल्सिफाइड फूड पर ही गैस्ट्रिक, जो ऑलरेडी टुकड़ों टुकड़ों में टूटा हुआ है, पहले से ही ऑलरेडी टूटा हुआ, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट ओनली, इमल्सिफाइड फैट प्रेजेंट इन फूड। तो गैस्ट्रिक लाइपेज सिर्फ उस पर ही एक्ट करता है। बाकी जो नॉन इमल्सिफाइड फैट है ना वो जब डूडेनम में जाएगा फिर बाइल वहाँ पे उसको इमल्सिफाई करेगा, फिर उसके बाद पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन से पेनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल लाइपेज ये आके उसको तोड़ेंगे। फिर तो बहुत थोड़ा सा ना के बराबर, बस थोड़ा सा लाइपेज का डाइजेशन होता है, सॉरी लिपिड का डाइजेशन होता है स्टमक में। मेनली किसका होता है, प्रोटीन का, क्योंकि इमल्सिफाइड फैट बहुत कम होता है हमारे फूड में, ज़्यादातर तो नॉन इमल्सिफाइड ही होता है, इसको हमें इमल्सिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई बात। तो हमने गैस्ट्रिक जूस के बारे में भी पढ़ा, इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये भी पढ़ा। और मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में भी बताया अलग अलग, जो गैस्ट्रिक पिट में पाए जाते हैं और कौन से किस सेल से रिलीज होते हैं। ये देखिए 4 अलग अलग तरह के सेल्स हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन वही आएगा जो मैंने आपको बताया, ये अलग अलग तरह के सेल्स। तो स्टमक तो पढ़ दिया दोस्तों अपन ने, और स्टमक के पिट्स में अलग अलग तरह के सेल्स कौन से सेल क्या करते हैं वो पढ़ दिया। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर देखें तो उसके 3 पार्ट है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। पहले इन तीनों को देख लेते हैं। तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं पहले। 3 हिस्से, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, दिख रहे हैं आपको, यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये है डुडेनम, तो फूड जो है स्टमक से डुडेनम में जा रहा है। यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है। डुडेनम छोटी सी होती है, सी शेप होती है, और ये डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी होती है पीछे। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब क्या होता है, जैसे एब्डोमिनल ऑर्गन है ना, उनके चारों तरफ पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। लेकिन कुछ ऐसे एब्डोमिनल ऑर्गन है जिनके आगे तो पेरिटोनियम की कवरिंग है, पीछे नहीं है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं डॉर्सल वॉल से। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो डुडेनम जो है ना वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है, नंबर 1। नंबर 2 वो फिक्स होती है, मूव नहीं करती और छोटी सी होती है। तो यहाँ से, और लेकिन सबसे ज़्यादा डाइजेशन डुडेनम में ही होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, तो आंसर होगा डुडेनम। समझे बात को। हालांकि डुडेनम तो छोटी सी है, पर ज़्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम ना डुडेनम में ही रिलीज होते हैं। बाइल भी डुडेनम में रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम भी डुडेनम में रिलीज होते हैं। हालांकि उसके बाद फूड जेजुनम में पहुंच चुका होता है तो डाइजेशन यहाँ भी चल रहा होता है, पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाए तो फिर आंसर जेजुनम है। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ, डुडेनम में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है फूड का, तो वो जेजुनम में। हालांकि डाइजेशन जेजुनम में भी हो रहा होता है क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस यहाँ भी सीक्रेट होता है, लेकिन हमने क्रेडिट मैक्सिमम डाइजेशन का डुडेनम को क्यों दिया, जबकि डुडेनम तो बहुत छोटी सी है। ये देखिए 3 हिस्से हैं, दिख रहे हैं आपको यहाँ, डुडेनम, इसके बाद ये जेजुनम और ये इलियम। डुडेनम को हमने क्यों दिया मैक्सिमम डाइजेशन का क्रेडिट, पहले तो लेंथ देख लीजिए। डुडेनम सिर्फ 25 सेंटीमीटर, जेजुनम 1 मीटर और इलियम उससे भी बड़ी 2 मीटर। जैसे सपोज 3 कमरे हैं, एक कमरा डुडेनम है, उसके बगल वाला जेजुनम, उसके बगल वाला इलियम। अगर किसी आदमी को पहले कमरे में चाकू मारा और वो वहां से भागा और दूसरे कमरे में जाके उसकी मौत हो गई, तो मर्डर कहाँ हुआ, पहले कमरे में या दूसरे कमरे में? नहीं आई बात समझ में। एक आदमी को एक कमरे में चाकू मारा, वो वहां से भागा और भागकर मरा कहाँ, दूसरे कमरे में। तो मौत कहाँ हुई, मौत हुई पहले कमरे में। मतलब मर्डर कहाँ हुआ, मौत तो कहीं भी हुई हो, मर्डर कहाँ हुआ, मर्डर हुआ पहले कमरे में, क्योंकि चाकू तो यही मारा था ना। कल को आप कहोगे किसी आदमी को सड़क पर गोली मार दी, फिर उसे अस्पताल अस्पताल ले गए, वहां पर उसकी मौत हो गई, तो मर्डर तो सड़क पे हुआ था ना यार, अस्पताल में थोड़ी हुआ था।
मेरी बात, किसी आदमी को सड़क पे अगर गोली मार दी गई और उसे अस्पताल उठा के ले गए, जहाँ उसकी डेथ होगी थोड़ी देर बाद, तो मर्डर तो सड़क पे माना जाएगा ना। तो चाकू कहाँ मारा? तो पहले कमरे में मरा, जाके दूसरे कमरे में, पर मौत, मर्डर कहाँ हुआ? मर्डर हुआ पहले कमरे में। तो सारे के सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो डुडेनम में रिलीज होते हैं ज्यादातर, पेनक्रियाज वाले भी, और बाइल भी यही रिलीज होता है, और काइम भी यही आता है जिसका डाइजेशन होना है स्टमक से डुडेनम में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो डुडेनम में होगा, हालांकि होता वो यहाँ भी रहता है जेजुनम में। समझ में आई बात? तो डुडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियल, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द वाइडेस्ट एंड द फिक्स्ड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ये बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया कैसे बढ़ता है, सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है इंटेस्टाइन का, जेजुनम और इलियम का, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है, इसमें कर्कलिंग के वॉल्व होते हैं, और इसमें विलाई होते हैं, और इसमें माइक्रो विलाई होते हैं। तो ये चारों चीजें एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं, है ना, ये तो आप समझ ही गए। तो डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, ये तीनों पार्ट्स के बारे में आप देख सकते हैं। अब देखिए, फूड डुडेनम से जेजुनम में जाता है, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ है? डुडेनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ है? जेजुनम में। फैट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आंसर है इलियम में। फैट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम वो इलियम में होता है, क्योंकि इलियम में ना लिम्फोइड टिश्यू भी होती है, और लिम्फ वेसल्स ज्यादा होती हैं, और इलियम में लिम्फ ज्यादा बनता है, तो वो लिम्फ में ही होता है ना फैट का एब्जॉर्प्शन, वो इलियम में होता है। तो देखिए, 25 सेंटीमीटर की डुडेनम, 1 मीटर की जेजुनम, और 2 मीटर की इलियम। फूड पेरिस्टालसिस जब होती है तो डुडेनम से, फूड यहाँ से डुडेनम से सिंक होकर जेजुनम में आ जाता है, जेजुनम से फिर वो पेरिस्टालसिस होती है, तो थोड़ी देर बाद वो इलियम में पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, फूड जो स्टमक में था उसका नाम था दोस्तों काइम, जो घुसा था स्टमक में वो क्या था? वो था बोलस। पर फूड जो स्टमक में था वो कैसा काइम था बताओ? वो था एसिडिक काइम। पर वही फूड जब डुडेनम में पहुंच जाता है, तो इसके बाद यहाँ पे पीएच चेंज होता है, और वो बन जाता है एल्कलाइन काइम, ठीक है। और जेजुनम में भी वो एल्कलाइन काइम रहता है, और इलियम में भी उसका नाम एल्कलाइन काइम होता है। अब यहाँ देखो, इलियम से जब वो सीकम में पहुंचता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे एक वॉल्व होता है, इस वॉल्व को इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। बैकफ्लो नहीं हो सकता फिर वापस। तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया जितना होना था, और एब्जॉर्प्शन भी हो गया, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम। एक बार वो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन से इलियोसिकल वॉल्व क्रॉस करके सीकम में आ जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अब उसका नया नाम हो जाता है फीसिस। हालांकि इस फीसिस में से भी अभी एब्जॉर्प्शन होना है वाटर का, लेकिन इंटेस्टाइन में उसे हम काइम कहते हैं। स्टमक में वो एसिडिक काइम था, इससे पहले बोलस था, और अब वो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में आया, सीकम में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम से वो किस में आ जाएगा? सीकम में, तो उसका नाम बदल के हो जाता है फीसिस। समझे बात को? तो माउथ में आपने लिया था वो क्या था बताओ? फूड। ईसोफेगस से नीचे क्या जा रहा है? बोलस। स्टमक में वो क्या हो गया? एसिडिक काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या हो गया? एल्कलाइन काइम। और लार्ज इंटेस्टाइन में घुसते ही उसका नाम बदल के क्या हो गया? फीसिस। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम हो गए सेम चीज के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखा आपने, अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर पे। पानी तो सबसे ज्यादा स्टमक से एब्जॉर्ब होता है सचिन, लेकिन जो बच गया है फीसिस में पानी, वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, ताकि फीसिस और ज्यादा थोड़ी सी सॉलिड हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को आगे देखते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के बारे में बताया मैंने आपको। लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन और रेक्टम, इस हिस्से को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या आता है? ये देखिए, सबसे पहले इसमें आती है सीकम। तो मैं समझाता हूं कैसे। सीकम एक छोटा सा ब्लाइंड एंड है, अगर मैं बना के दिखाऊं आपको यहाँ, तो एक बार फूड इलियम से सीकम में आ जाता है, ये सीकम है देखिए, और फिर ये कोलॉन। तो एक बार फूड सीकम में आ गया, ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा सीकम है। सीकम में इस तरफ एक ब्लाइंड एंड भी होता है, ये हमारे अंदर किसी काम की नहीं है, इसे कहा जाता है अपेंडिक्स। तो यहाँ पे ना एक वॉल्व होता है, इसको हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व, ताकि बैकफ्लो नहीं हो सके। तो इलियोसिकल वॉल्व से, यहाँ पे है इलियोसिकल वॉल्व, रिवॉल्व किस लिए है? ताकि उल्टे डायरेक्शन में ना जाए। तो एक बार इलियोसिकल वॉल्व से
एल्कलाइन काइम सीकम में आ गया तो उसका नाम होगा फीसिस। सीकम एक छोटी सी ब्लाइंड एंड है, हमारे अंदर ये किसी काम की नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया जरूर होते हैं इसके अंदर जो B12 बना सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी दूसरे जानवर हैं, गाय भैंस खरगोश, उनके अंदर इस सीकम में सेल्यूलेज पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। हमारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, पर इन हर्बीवोरस जानवरों में सेल्यूलेज पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं और उनमें काम आती है। और ये अपेंडिक्स भी हमारे अंदर फालतू है। ये पहले ज़्यादा लंबी अपेंडिक्स क्यों चाहिए होती थी पता है? पूर्वजों के ये वेस्टिजियल नहीं थी, क्योंकि वो लोग अनकुक्ड फूड खाते थे। तो अनकुक्ड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए लंबी एलिमेंट्री कैनाल चाहिए। तो उस टाइम पे ना अपेंडिक्स हुआ करती थी। रॉ मीट, कच्चा मांस खाते थे। अब हम तो पका हुआ खा रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो फिर अपेंडिक्स अब वेस्टिजियल हो गई है। हाँ, इसमें थोड़ी लिम्फोइड टिश्यू होती है अपेंडिक्स में, और कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर इसको काट के हटाना भी पड़ जाता है। ऐसे चला जाएगा, फीसिस अगर इधर भी गई तो फूड तो अपेंडिक्स में चला भी गया, तो छोटी सी होती है अपेंडिक्स। तो ये सीकम है। सीकम के बाद दोस्तों ये जो हिस्सा है ना, ये कोलोन है। अब कोलोन के आपको 4 हिस्से दिखाता हूं मैं यहाँ। ये जो ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, ये कहलाता है असेंडिंग कोलोन। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये जो नीचे जा रहा है ये कहलाता है डिसेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, इसके बाद लास्ट हिस्सा ऐसे है, ये कहलाता है सिग्मोइड कोलोन। और ये सिग्मोइड कोलोन फिर जाकर रेक्टम में खुलकर खत्म हो जाती है। ये वाला हिस्सा, ये लास्ट हिस्सा जो है ये कहलाएगा रेक्टम। इसमें बिल्कुल पेरिस्टालसिस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फीसेस लास्ट पॉइंट पे स्टोर रहती है, फिर यहाँ से वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। चलिए, तो ये कोलोन हो गई। अब कोलोन में आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे पाउचेस होते हैं, इन पाउचेस को हॉस्ट्रा कहते हैं, और यहीं से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है खूब। तो ये पाउचेस कैसे बन जाते हैं वो बताना जा रहा हूँ मैं आपको। और इन्हीं पाउचेस की वजह से जो फीसेस होती है, जानवरों की फीसेस देखी आपने जिसमें बहुत बड़ी कोलन होती है, उनकी डिजाइन भी ऐसी होती है। इन पाउचेस की तरह ही वो फीसेस की डिजाइन होती है, क्योंकि इनमें जो फीसेस स्टोर रहती है ना, उससे वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहता है। जब वो फीसेस बाहर निकलती हैं तो वो ऐसी डिजाइन की होती है। तो फीसेस की डिजाइन ऐसी क्यों होती है, समझ में आया आपको? जानवरों में बहुत क्लियरली दिखाई देती है इस तरह की डिजाइन, क्योंकि उनकी कोलोन की डिजाइन ऐसी है। कोलोन से तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और कोलोन में ये पाउचेस बने कैसे, हॉस्ट्रा जैसे पाउच। यहाँ पे आप देखिए, इलियम और सीकम के बीच में यहाँ पे एक वॉल्व है। इस वॉल्व को हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। यहाँ से फीसेस इधर आ जाती हैं, है ना। तो कोलोन के अंदर हिपैटिक फ्लेक्चर यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इधर ना लिवर होता है, यहाँ पे स्प्लीन होता है, तो ये इस वाले हेल्प को स्प्लीनिक फ्लेक्चर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये ना कोलोन में 3 बैंड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टीनिया कोलाई। अभी दिखाता हूँ। ये देखो, कोलोन के बारे में एक लाइन लिखी हुई है कि ऑटोप्सी में ये के समय ये ज्यादा लंबी हो जाती है जितनी होती है उससे। इसका क्या मतलब है ये भी समझा देता हूँ। तो गलत तो पढ़ा दिया। यहाँ देखिए, कोलोन में 3 फाइब्रस बैंड्स हैं। देखो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है किसमें, एडल्ट में, और 150 सेंटीमीटर हो जाती है ऑटोप्सी में। ऐसा कैसे? पहले पढ़ा लेंगे यार, डाउट्स पहले अपन अगली क्लास में ले लेंगे, आज टॉपिक चल रहा है तो इसको खत्म तो कर लें। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है सीकम, कोलोन, रेक्टम, 3 चीजें हैं। और इलियम किसमें ओपन होती है, इलियोसिकल जंक्शन पे, जहाँ पे इलियोसिकल वॉल्व है। एक अपेंडिक्स होती है जो 20 सेंटीमीटर की है, वेस्टिजियल है। सीकम किसमें ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है, ये बातें मैंने आपको बता दी। रैबिट में होती है, ह्यूमन में जरूरत नहीं है, क्योंकि हम घास नहीं खाते। ठीक है। अब
ल्यूमन ऑफ द कोलॉन हैज असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट और लास्ट में सिग्मोइड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो कोलॉन की लेंथ बढ़ जाती है ऑटोप्सी के टाइम, दूसरा कोलॉन के अंदर हॉस्ट्रा नाम के आउट पाउचेस होते हैं। ये क्या होते हैं, चलो इसको समझ लेते हैं। हॉस्ट्रा नाम के पाउचेस आखिर होते क्या है। देखो 3 बैंड होते हैं जिनको हम 3 लॉन्जिट्यूडनल बैंड्स, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल मसल लेयर आर कलेक्टेड इनटू 3 लॉन्जिट्यूडनल बैंड्स दिस आर नोन एज टीनिया कोलाई। ये क्या होते हैं मैं समझा देता हूँ। जैसे ना यहाँ इस डायग्राम में देखो, आप आपको 3 टीनिया कोलाई दिखाता हूँ। ये एक टीनिया कोलाई है जो ऐसे चल रहा है नीचे वाली सरफेस पे, ये इधर दूसरा टीनिया कोलाई है और ये तीसरा है। ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग सरफेस पे, ये अलग पे। यहाँ देखो आप 3 बैंड है और ये तीनों ना पूरी लेंथ में चल रहे हैं कोलॉन की, 1 2 3। एक और भी A1 वाला उधर है पीछे उधर, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया है कि कोलॉन को थोड़ा थोड़ा है ना पास पास ला दिया है और सिल दिया है। जैसे 3 बैंड कैसे पता है, जैसे एडिडास का ट्रैक सूट देखा है आपने कभी, तो एडिडास के ट्रैक सूट में आपने देखा होगा 3 लाइनें होती हैं ऐसे, तो यहाँ पे 3 लाइन, इधर 3 लाइन, और वो 3 पट्टे होते हैं, 3 सफेद कलर के पट्टे। अगर वो पट्टे थोड़ा पास पास आ जाए तो वो कपड़े को सिकोड़ देंगे कि नहीं सिकोड़ देंगे। तो इसमें जो 3 पट्टे हैं वो एक साथ नहीं है, ऐसे तीनों यूं, एक आगे है, एक इधर अंदर है और एक इधर साइड में है। समझ में आई बात। तो 3 पट्टे हैं, एक जैसे ना, एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों साइड में कोलॉन के 3 पट्टे। एडिडास में तो तीनों एक साथ होते हैं ऐसे, पर हमारे केस में तीनों ऐसे हैं 3 पट्टे। तो इन्होंने क्या किया, जो सिल दिया इन्होंने कोलॉन को, तो कोलॉन में थोड़ी सिकुड़ गई है। टीनिया कोलाई कोलॉन को ऐसे सिकोड़ देते हैं, तो ऐसे हॉस्ट्रा या पाउच बन जाते हैं जो फीसिस की डिजाइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अपन पर्दे में सलवटें नहीं है, देखो पीछे पर्दा उसमें सलवटें आ गई हैं क्योंकि पट्टे से उसको सिल दिया है। या इस तरह से आप देखो कोई भी पट्टा जैसी चीज है जो किसी को सिल दे, अगर ये, अब जैसे ये टीनिया कोलाई है मान लो ये, तो ये टीनिया कोलाई है, इसकी वजह से यहाँ पर ये हॉस्ट्रा बन गए हैं, एक इधर और एक ये इधर, ये हॉस्ट्रा बन गए। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये पाउचेस जैसे बन जाते हैं, ये टीनिया कोलाई की वजह से यहाँ पर ऐसे हॉस्ट्रा या पाउचेस जैसे बन जाते हैं। सिल दिया तो ये साथ साथ आ गया, ये एक पाउच बन गया, ये हॉस्ट्रा, है ना। तो ये पाउचेस जैसे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 बैंड है ना टीनिया कोलाई के, इनकी लेंथ कम होती है और कोलॉन की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, तो ये पूरी कोलॉन को ऐसे बैंड्स में कर देते हैं, तो ये हॉस्ट्रा कहलाते हैं। अच्छा, मरने के बाद ये टीनिया कोलाई रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये टीनिया कोलाई रिलैक्स हो जाएंगे तो कोलॉन लंबी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हॉस्ट्रा खत्म हो जाएंगे, फैल जाएगी। तो ऑटोप्सी के टाइम जब हम देखते हैं तो ये आधा मीटर ज्यादा लंबी निकलती कोलॉन। ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम के टाइम, यही बताया उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई कोलॉन। कोलॉन के म्यूकोजा में कोई विलाई विलाई नहीं होते क्योंकि यहाँ सिर्फ वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है, और कोलॉन में जबरदस्त पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जो फीसिस को आगे पुश करते हैं। जब पॉटी आती है उस टाइम पे आपने देखा प्रेशर बनना कहते हैं जिसको, तो कोलॉन में जबरदस्त पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जो फीसिस को आगे पुश करते हैं। पेट में मरोड़ उठ रही है तो वो सब कोलॉन में उठती है और फीसिस आगे पुश होती है, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। चलिए, तो ये तो इसके बारे में बात हुई। अब ये रेक्टम है जिसमें मिनिमम पेरिस्टाल्सिस होती है। मिनिमम पेरिस्टाल्सिस किसमें होती है, रेक्टम में, ठीक है। और उसके बाद एनस के थ्रू फीसेस बाहर निकल जाती है। और रेक्टम में ना कभी कभी पाइल्स हो जाते हैं। आप कहेंगे पाइल्स क्या होते हैं। रेक्टम की जो म्यूकोजा होती है ना यहाँ, इसमें तो ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, हार्ड फीसेस यहाँ से निकलती हैं, तो ये ब्लड वेसल जो है ना ये स्वेल होने लगती है यहाँ पे प्रेशर की वजह से, और ये फूल कर है ना अंदर ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगती है। तो इसकी वजह से फिर फीसेस यहाँ से निकलती है, तो कई बार वो डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल, तो ब्लड भी आता है साथ में। एक सेकेंड है। ठीक है भाई, तो ये पाइल्स में क्या होता है, म्यूकोजा ऐसे फूल जाती है ना क्योंकि उसके अंदर की ब्लड वेसल फूल गई है, तो फीसेस यहाँ से निकलती है, तो म्यूकोजा को तोड़ती हुई निकलती है कई बार, तो फिर ब्लड भी निकलने लगता है पाइल्स में। तो ये सूजन जो आ जाती है सब म्यूकोजा और म्यूकोजा वाले रीजन में, एनस के आसपास या रेक्टम के अंदर, उसको हम पाइल्स बोलते हैं। बवासीर सुना होगा आपने, हाईवे पर सड़क के किनारे दोनों तरफ ईंट की दीवारों पर लिखा रहता है, ट्रेन की पटरी के दोनों तरफ या सड़क के दोनों तरफ जो ईंट की दीवारें उन पर बवासीर, संपर्क करें, दवा खाना, बाबा बंगाली, बलंदर, हर्निया हाइड्रोसील का शर्तिया इलाज। तो ये बवासीर काफी लिखा रहता है, तो ये पाइल्स को ही बोलते हैं, ठीक है भाई। अब 2 स्फिंक्टर है यहाँ पे, इंटरनल वाला इनवॉलंटरी और एक्सटर्नल वाला वॉलंटरी है। तो ये हमने ना स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आज खत्म कर लिया भाइयों बहनों। मैं चाहता था आज ये खत्म हो जाए ताकि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम अगले क्लास में स्टार्ट कर सकें। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल खत्म कर लिया है। अगली क्लास में हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन तो अभी भी नहीं स्टार्ट करवा पाएंगे, लेकिन हम उन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होते हैं। ग्लैंड्स प्रेजेंट आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है। पता है ना आपको कौन कौन से हैं वो,
वो हैं जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, इनको तो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लिवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। तो मेनली लिवर और पेनक्रियाज ये हमको पढ़ने होते हैं, तो पहले इनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को समझेंगे, ठीक है। अभी मैं 5 मिनट डाउट्स लूंगा, जिनको डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं, या जिनको डाउट्स हैं, मैंने रेज योर हैंड भी खोल दिया।